नाज़रीन आदाब, मैं शरी यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज की अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको उन खबरों के बारे में तफसील से जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर इम्पॉर्टेंट खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएं, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की में सुर्खियाँ बनकर रह जाती हैं या फिर टीवी पर उनको सिर्फ 2 मिनट का ही वक्त मिल पाता, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। आज के जो अहम टॉपिक है उसमें तेलंगाना थल्ली है, दूसरा है जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़, जो कि राज्यसभा के चेयरमैन हैं, उनके बारे में जो मतलब वहाँ की अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो अविश्वास प्रस्ताव लाना चाह रही हैं। तीसरा ये है कि इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी की एंट्री, और चौथा है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में एमआईएम की एंट्री। इन सब चीज़ों पर हम जो करेंगे बात, उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद उमैर। शाहिद, आपका खैर मकदम है। शाहिद, सबसे पहले अगर हम बात करें लोकल की, तो कल जिस तरह से तेलंगाना थल्ली का अनावरण किया गया है और जिस तरह से हमारे सीएम रेवंत रेड्डी ने उसके बारे में बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये अब जो है 9 जो वो क्या बोलते हैं ये है इस मंथ को, जो है इस मंथ की जो 9 तारीख है उसको जो है हर साल मनाया जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं बीआरएस पार्टी ने भी अपनी क्या बोलते तेलंगाना थल्ली का वहाँ पे किया अनावरण, और केटीआर साहब ने वहाँ पे बोला है कि अगर बीआरएस पार्टी सत्ता में लौटती है तो कांग्रेस तल्ली प्रतिमा जिसका मतलब क्या बोलते अनरिवील किया है मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने, सचिवालय में किया गया था, वो गांधी भवन भेज दिया जाएगा। इस पे अभी चर्चा चल रही है। जिस तरह से असेंबली चल रही है, और असेंबली में भी कल देखा गया कि जो भी यहाँ के अपोजिशन पार्टी है बीआरएस, उसके जो लीडर्स थे उन्होंने एक टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पे लिखा हुआ था अडानी रेवंत भाई भाई, और फिर उसके बारे में काफ़ी सारे बयान भी आए। तो उसमें यह भी कहा गया था कि दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी है वो अडानी के ख़िलाफ़ है, लेकिन यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी वो अडानी के साथ है। इसके बारे में काफ़ी सारी चर्चाएं हुई थी। कल जो है बीआरएस के जो लीडर हैं केटीआर, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया था। काफ़ी सारा ड्रामा कल असेंबली में देखने को मिला। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब से ये थल्ली का मामला सामने आया है तब से लेकर लगातार जो बीआरएस है वो कांग्रेस पर हमलावर है। कल देखा गया कैसे जो विधानसभा का सत्र चलने वाला था उसमें जो गेट के बाहर ही कैसे जो बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव के साथ और कौशिक रेड्डी देखे, और भी कई तमाम नेता देखे जो बीआरएस को, टी हरीश राव भी हरीश राव मौजूद थे, मौजूद बड़े थे। सीनियर लीडर हैं। फिर उसके बाद जो एमएलसी है के कविता, उनकी भी बयान सामने आया। तो देखा है कैसे कल पूरे तेलंगाना में जो विधानसभा सत्र जो बुलाए गए थे पूरा गर्मजोशी के साथ काफ़ी हंगामा हुआ। वही अगर थल्ली की बात किया जाए तो एक तरफ जो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सचिवालय के सामने जो थल्ली का उन्होंने उद्घाटन किया, वही दूसरी तरफ जो बीआरएस पार्टी है वो अपनी अलग उद्घाटन कर रही है, और इसी के साथ उन्होंने थल्ली पे जो अभी नया थल्ली जो बनाया गया उस पर कई तरह के सवाल खड़े किए गए। वही ये भी देखा गया कैसे कि एक तरफ जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी संसद में अडानी और मोदी की तस्वीर लेकर जो लोकसभा सदन में जाते हैं, वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तेलंगाना में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है यहाँ पर रेवंत रेड्डी और अडानी के साथ फोटो लाकर, और जो बीआरएस है वो उसके अपोज करती है और उसके खिलाफ वो प्रदर्शन करते हैं। वही कुछ लोगों का मानना ये है कि जो अडानी है उनकी दोस्ती बीआरएस से काफ़ी अच्छी है, और इसीलिए केटीआर की वजह से जो अडानी हैं उन्होंने तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के साथ कुछ मामलों में हस्ताक्षर हुई, कुछ एमओयू सिग्नेचर हुआ, लेकिन वही बाद में रेवंत रेड्डी ने उसको नकार दिया। जो कि देखा गया कि बीच में जो करीब 100 करोड़ रुपए की जो यहाँ पे वो पैसे लगाने वाले थे तेलंगाना में यूनिवर्सिटियों को लेकर, लेकिन बाद में उसको कैंसिल करा दिया गया। जो सिग्नेचर हुए वो फिर वापस चले गए। तो कुछ लोगों का आरोप ये है कि एक तरह से ये चाल थे बीआरएस की कि यहाँ पे कांग्रेस को बदनाम किया जाए, क्योंकि एक तरफ देखा जा रहा है कि राहुल गांधी लगातार इस टाइम अगर नेशनल लेवल पे देखें तो मोदी को अडानी मामले में घेरने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। कल भी देखा गया सदन में कैसे उन्होंने बाकायदा और राहुल गांधी खुद अडानी का इंटरव्यू कर रहे हैं, बल्कि अडानी वो नहीं थे, किसी और की तस्वीर अडानी की तस्वीर थी और जी बॉडी किसी और की थी। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी लगातार अडानी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ बीआरएस यहाँ पे अडानी और रेवंत रेड्डी को एक करके यहाँ पे एक अलग तरीके का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। आपको रोकना चाहूँगा कि कल जो यहाँ के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीआरएस पार्टी जो है लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा कर रही है, और कांग्रेस पार्टी ने कोई भी एमओयू साइन नहीं किया है रेवंत उसके साथ क्या बोलते हैं अडानी ग्रुप के साथ। तो जिस तरह से यहाँ पे बीआरएस पार्टी शुरू से ही, जब से अडानी वाला अमेरिका वाला केस हुआ है,
तब से रेवंत रेड्डी को लेकर के इतने सारे वो दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं। तो कल कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं यहाँ के, उन्होंने जो है इस बात को क्लियर किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बीआरएस पार्टी जो है वो लोगों के दिमाग में एक भ्रम पैदा कर रही है, हमने कोई भी एमओयू साइन नहीं किया है। जी, अगर वही मंत्री कोमाटी रेड्डी वेंकट की बात करें तो उन्होंने कहा कि बीआरएस को सरकार के फैसले पर कोई भी सवाल उठाने की जरूरत नहीं, अधिकार नहीं है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुख्य विपक्षी दल ने अपने नाम से तेलंगाना हटाकर यानी टीआरएस को बीआरएस में बदल दिया है। तो जो मंत्री है वो बीआरएस पर भी है, क्योंकि देखा गया पहले जो बीआरएस है वो टीआरएस हुआ करती थी, लेकिन बीआरएस ने जो पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ने की कोशिश की और उसका पूरी तरह से जिस तरह से उन्होंने नाम बीआरएस किया उससे कयास यही लगाया जा रहा था कि जो बीआरएस है यानी जो चंद्रशेखर राव हैं वो अब धीरे धीरे दूसरे राज्यों में जाकर चुनाव लड़ने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने नाम अपने बदले। लेकिन अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं तेलंगाना में, यहाँ पे हार के बाद वो पूरी तरह से अभी ठप है और यही वजह है कि शायद वो महाराष्ट्र में भी नहीं गया। लेकिन ये जो आपने बोला अभी कि टीआरएस जो बीआरएस में बदली है, टीआरएस का जो क्या बोलते हैं लीडर्स हैं, उनका ये भी कहना है कि इसको दोबारा से टीआरएस ही कीजिए, क्योंकि बीआरएस होने के बाद कहीं ना कहीं उनके दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। जिस तरह से जब इन्होंने बीआरएस पार्टी अपनी की थी उसका, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के कई ऐसे लीडर्स थे जो अपोजिशन लीडर, चाहे वो केजरीवाल हों, चाहे उद्धव ठाकरे हों, चाहे वो अखिलेश यादव हों, सब लोगों से इनकी मुलाकात हुई थी और ऐसा देखा जा रहा था कि एक थर्ड फ्रंट बनने वाला है जिसमें कांग्रेस की एंट्री नहीं होगी। बिल्कुल। लेकिन फिर इंडिया गठबंधन बना और इंडिया गठबंधन के बाद फिर ये क्या बोलते हैं, ये गायब हो गए वहाँ से केसीआर साहब। देखा गया कि कैसे नीतीश कुमार ने खुद इनसे बात की, फिर समाजवादी आए भी थे यहाँ पे, फिर अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने भी पूरी तरह से कोशिश की। लेकिन जिस तरह से उस वक्त के चंद्रशेखर राव थे, अपने पार्टी का नाम बदला था, तो एक वक्त उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं हम अकेले अपने दम पे सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर इंडिया अलायंस भी बना, लेकिन उसमें चंद्रशेखर राव नहीं आए और फिर अभी जिस तरह से तेलंगाना में इलेक्शन हुए यहाँ पे उनको करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने अपनी यहाँ पे सत्ता जमा ली है, तो ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में केसीआर के लिए और मुश्किल हो सकती है। और अभी जिस तरह से उनके बेटे केटीआर पूरी तरह से मशक्कत कर रहे हैं कांग्रेस को घेरने के लिए। कल भी देखा है कैसे विधानसभा शुरू होने से पहले वहाँ पे लगातार जो प्रदर्शन हुए वो हुए, उसके बाद से उन लोगों को हिरासत में लिया गया, कुछ नेताओं को डिटेन किया गया। लेकिन अभी सदन आगे चलेगी और अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि आज भी सदन के अंदर पुरजोर हंगामा हो सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से अभी हम इंडिया अलायंस की बात कर रहे थे, इंडिया अलायंस जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेतृत्व में बनी है और इसमें समाजवादी पार्टी और क्या बोलते हैं बिहार के आरजेडी लालू यादव की पार्टी वो भी शामिल, और भी कई पार्टियां शामिल है, जेएमएम वगैरह, और जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी वो भी शामिल है, इसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी भी, काफ़ी पार्टियां शामिल हैं। लेकिन अभी पिछले 2-3 दिनों से एक चर्चा ये आम हो गई है कि अब इंडिया गठबंधन में जो है जो वहाँ की पार्टी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी है, उसको वो मतलब वो खुद चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उनका ये कहना है कि हम इसकी क़यादत कर सकते हैं। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बयानात सामने आए हैं और इसको लेकर के बीजेपी ने भी, या कहें तो एनडीए जो है उसने भी एक तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन आज जो एक खबर सामने आई उसमें यह है कि लालू प्रसाद यादव ने भी क्या बोलते हैं उस अलायंस में, इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी की हिमायत की। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी को आना चाहिए और इसमें कहीं ना कहीं मजबूती हो, क्योंकि अगर देखा जाए शायद तो इस वक्त एक वही ऐसे लीडर हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी को रोका हुआ है। जिस तरह से अभी कोलकाता वाला पूरा केस हुआ, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद वहाँ पे बाईपोल इलेक्शन होने थे जिसमें 6 सीटें थी और 6 की 6 टीएमसी ने जीती हैं। इसको लेकर के भी ये कहा जा रहा है, चाहे उद्धव क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे वाली पार्टी हो, उसका भी यही कहना है कि जो हैं क्या बोलते हैं ये ममता बनर्जी, ये कहीं ना कहीं मोदी को रोकने के लिए सबसे अच्छी पार्टी। लेकिन वहीं जब ये बात सामने आई है तो मतलब जो क्या बोलते हैं हमारे पास रिपोर्ट जो आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस किसी भी हालत में पीछे हटने वाली पार्टी नहीं है। उसका ये कहना है कि हम आगे रहेंगे, बाकी सब लोग मतलब चेहरा हमारा रहेगा। अब लेकिन जब ममता बनर्जी आएंगी इसमें और इंडिया गठबंधन बनेगा, मतलब इसमें जो उनके अभी तो है इंडिया गठबंधन, लेकिन ऐसा भी देखा जा रहा है कहीं टूट भी सकता है ये, क्योंकि इसमें सुगबुगाहट तेज हो गई। जिस तरह से एमवीए से समाजवादी पार्टी अलग हुई है, ये भी देखा जा रहा है कि अब उद्धव ठाकरे की पार्टी भी अलग हो सकती है, क्योंकि उनके जो लीडर्स हैं उन्होंने भी ये बात कही थी कि एमवीए में हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, एमवीए में हमारा फ़ायदा नहीं हुआ तो हम उससे अलग हो जाएं।
इसको लेकर के अभी भी चर्चाएं चल रही हैं। वही इंडिया गठबंधन में क्या बोलते हैं, अभी जब इलेक्शन होंगे यूपी में, वहाँ भी कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं और दिल्ली में भी चीज़ें सामने आ रही हैं। आम आदमी पार्टी ने भी ये कह दिया है कि हम उसके साथ यहाँ पे गठबंधन में नहीं रहेंगे, दिल्ली का विधानसभा चुनाव जो होगा। और कांग्रेस ने भी बोल दिया है कि हम उनके साथ गठबंधन में नहीं रहेंगे, हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से अभी शाहिद ममता बनर्जी की बात सामने आ रही है, तो ममता बनर्जी के बारे में ये कहा जाता है कि ममता बनर्जी अगर इसमें आई गठबंधन में और गठबंधन जीत गया तो वो अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताएंगे। देखिए, अभी जब से इंडिया अलायंस बना तब से जो विपक्ष, माफ़ कीजिएगा, जो भाजपा है यानी जो एनडीए है, वो पूरी तरह से ये कोशिश करती रही कि जो इंडिया अलायंस है वो न चले। इस पर देखा भी गया कि कैसे उसके अंदर के जो नेता है उनके तेवर देखने को मिले, कैसे बयानबाजियाँ शुरू हुई। लेकिन वही अगर ममता बनर्जी की बात की जाए तो एक वक्त ऐसा था, देखा गया कि ममता बनर्जी बिल्कुल इसके विपरीत थी, उल्टा थे, लेकिन अब उन्होंने अपना समर्थन देना शुरू किया है। फिर वहाँ पे विधानसभा इलेक्शन की बात की जाए तो देखा गया कैसे पश्चिम बंगाल में जब भी इलेक्शन हुए तो कांग्रेस मतलब अपने कदम बहुत फुक फुक के रखती है, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ पे भाजपा पूरी तरह से मुस्तैद है, मजबूत है और उसको सिर्फ ममता बनर्जी ही टक्कर दे सकती हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं रोकना चाहूँगा, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी वहाँ पे फूक फूक के कदम रखती है और ममता बनर्जी वहाँ पे जो है वो अपने हिसाब से सरकार चलाती हैं, और ममता बनर्जी की वहाँ पे जो एक छवि है और जो एक क्या बोलते हैं महिला मुख्यमंत्री काफ़ी लंबे समय से हैं, वो उसको लेकर के लोगों के दिल में एक सिंपैथी है। और वहाँ पे जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, अभी जिस तरह से ममता बनर्जी के बयान सामने आ रहे हैं, बांग्लादेश के किसी ने बोला था कुछ, उसके बारे में उन्होंने बोला कि हम क्या लॉलीपॉप खाने के लिए हैं। ये सब चीज़ें इस तरह के जब बयान सामने आ रहे हैं तो इससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ममता बनर्जी जो हैं अब कहीं ना कहीं अपने आप को उस पार्टी के सीएम चेहरा तो हैं वो, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब नेशनल लेवल पे अपने आप को पीएम के रूप में भी देखना चाहे। क्योंकि जब हमने देखा है कि नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस बनाया था, जब उसकी वो थे क्या बोलते सदस्य थे, तो ममता बनर्जी को उन्होंने सबसे आगे किया हुआ था। उसके बाद फिर जब उनके जाने के बाद भी क्या बोलते हैं इंडिया अलायंस की मीटिंग्स होती थी, उसमें भी ममता बनर्जी आती थी। और ममता बनर्जी दिल्ली गई थी, उन्होंने जाकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे मुलाकात की थी। नहीं, अगर ममता बनर्जी की ताकत को अंदाज़ा लगाना हो तो अभी हाल ही में 2 मिसाल को हम लोग देख सकते हैं। पहला कि कैसे देखा गया जो वहाँ पे एक नर्स के साथ जो रेप हुए, उसके बाद से किस तरह से पूरी ताकत लगाती थी बीजेपी ने, उन पर कई तरह के सवाल खड़े किए। हालांकि ये भी सवाल उठाए जा रहे थे कि बीजेपी चाहती है कि वहाँ पे सत्ता गिर जाए, लेकिन ममता बनर्जी चूतक नहीं की और अभी भी वो सही सलामत सत्ता वहाँ पे यानी अपनी हुकूमत चला रही है। दूसरा मिसाल अभी इस तौर पर देख सकते हैं कि हाल ही में इस घटना के बाद वहाँ पे उपचुनाव होते हैं और वहाँ पे 6 के 6 सीट पे पूरी तरह से उनकी बढ़त बनती है और वो पूरी तरह से सीट जीत भी जाती है। बीजेपी का खाता भी नहीं खुलता, यहाँ तक कि वो परसेंटेज में उसको ज्यादा इजाफा नहीं होता है। अभी आप बोल रहे हैं इंडिया अलायंस की, तो अभी जो लालू यादव की जो हाल ही में बयान सामने आया, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस की आपत्ति का कोई मतलब नहीं है, हम ममता बनर्जी का समर्थन करेंगे। ममता बनर्जी ने भी ये कहा था कि जो इंडिया अलायंस बना उसमें हम लोग थे, लेकिन अगर हमें नेतृत्व करने का मौका मिलता है तो बिल्कुल हम पूरे समर्थन के साथ हम उसमें भागीदारी निभाएंगे और उसका समर्थन करके हम उसको आगे ले जाएंगे। वही इलेक्शन जब हुआ तो उन्होंने ये कहा कि हम इलेक्शन में कांग्रेस के साथ नहीं है, लेकिन हम उनका समर्थन करेंगे। लेकिन इसमें जिस तरह से प्रधानमंत्री चेहरे के लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो अगर क्योंकि ममता बनर्जी की अगर बात की जाए तो अभी वो नेशनल लेवल पे वो अपनी छवि बनाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। हालांकि हकीकत ये है कि अभी उनकी छवि रीजनल लेवल पे सही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उनकी अच्छी पकड़ है। हो सकता है कि 1 से 2 और स्टेट में वो अपनी बढ़त बना रहे हैं, उनकी छवि अच्छी हो जाए। लेकिन कहा यह भी जाता है कि कांग्रेस जिस तरह से अभी विधानसभा चुनाव हार रही है, तो माना कि विधानसभा चुनाव जो निचली पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टियां हैं, उनके लिए सही है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं टक्कर देने में जो लोकसभा के इलेक्शन यानी प्रधानमंत्री, उसके पूरी तरह से दावेदार है। तो अगर ममता बनर्जी इस दावे के साथ आती है कि नहीं मुझे मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो ये राह कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं होगी। और अगर पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की ये दावेदारी करती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बिहार की बात करें तो बिहार में लालू यादव शांत रहेंगे, या फिर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पे समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव शांत रहेंगे। फिर अगर महाराष्ट्र में देखा जा रहा है कैसे उद्धव ठाकरे गुट भी कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो ये अगर ममता बनर्जी सिर्फ इसलिए आती हैं कि मुझे प्रधानमंत्री का चेहरा दिया जाए, तो ये अपने आप में और जो अंदर की पार्टियां हैं उनके अंदर कई तरह की कला हो सकती हैं। लेकिन अगर नेशनल लेवल पे देखी जाए तो उसके लिए प्रधानमंत्री चेहरे की बात की जाए तो इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है उससे बेहतर कोई और प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। और अगर कांग्रेस आती है तो जो छोटी मोटी पार्टी है वो समर्थन दे सकती है, लेकिन अगर कोई रीजनल पार्टी आ जाए, जैसे अगर हम पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की बात कर लें,
अब बिहार से लालू यादव की बात कर ले तो इसमें अगर इस तरह के कोई और चेहरे सामने आते हैं, क्योंकि देखा गया जब इंडिया अलायंस बन रहा था तो काफी चर्चा था कि बिहार से जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं अभी, उनको प्रधानमंत्री चेहरे बनाए जा सकते हैं। तो अगर रीजनल लेवल पे किसी चेहरे को लाया जा सकता है तो पार्टी के अंदर ही काफी फुट हो सकती है। लेकिन अभी जो नेतृत्व है अगर वो कांग्रेस करती है तो शायद आने वाले वक्त में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो एक साथ मिलकर आगे बेहतर काम कर सकती हैं। लेकिन जिस तरह से अभी देश का हाल चल रहा है उसमें जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, अगर आगे जब चुनाव होंगे लोकसभा के, अगर बीजेपी हार जाती है वहाँ पे बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता है, एनडीए को बहुमत नहीं मिलता है, और अगर किसी को 20 सीटों की भी ज़रूरत रहती है इंडिया अलायंस को, तो और एनडीए की कुछ पार्टियां जो हैं वो उनका समर्थन कर सकती हैं, ऐसी गुंजाइशें नज़र आ रही हैं। लेकिन फिर जो प्रधानमंत्री बनेगा उसके लिए एक बहुत बड़ा काम होगा 5 साल तक इस देश को चलाना, क्योंकि देश की जो हालत है कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं अभी जिस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस देश को लीड कर रहे हैं, और उनकी जो क्या बोलते प्राथमिकताएं हैं वो इस देश की जनता कम, इस देश के उद्योगपति ज़्यादा हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल जो है क्या बोलते लीडर बन अपने आप को पेश करना चाह रहे हैं। और उसके बाद फिर जब जो पार्टी यहाँ पे आएगी सत्ता में या जो प्रधानमंत्री आएगा उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा कि वो किस तरह से चीज़ों को हैंडल करे। जिस तरह से आप देखिए कि हमारे देश की जीडीपी कितनी नीचे जा रही है, हमारे देश में जो है रोज़गार का सिस्टम कितना गड़बड़ हो गया। आप देखें कि हर एक एयरपोर्ट को, स्टेशन को जो है कहीं ना कहीं किसी उद्योगपति के हाथ भेज दिया गया है। आप अगर एयरपोर्ट जाएंगे तो आपको सिर्फ जाने आने के आई थिंक 40 या 50 रुपये देने पड़ते हैं, बस आप गाड़ी लेके जा रहे हैं आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ख़त्म करनी होंगी। उसके बाद रेलवे को आप देखें कि रेलवे में किस तरह से चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। रेलवे के हर तीसरे दिन कोई ना कोई घटना सामने आ जाती है। हालांकि जान माल का नुकसान कम होता है, लेकिन एक ये है कि लोगों में रेलवे का बहुत डर बैठ गया। जान माल का नुकसान ज़्यादा भी हो रहा है, कम तो नहीं हो रहा। अगर एक जान भी जा रही है तो कहीं ना कहीं जो रेल मंत्री हैं या फिर और जो विभाग काम कर रहे हैं, क्योंकि देश में अगर सबसे ज़्यादा किसी में काम करने वाले लोग हैं तो वो रेलवे ही है जी। रेलवे में देखा जा रहा है कि कैसे उसके टिकट महंगे हो रहे हैं। हालांकि अब नियम ये भी आ गया कि 2 महीने ज़्यादा आप टिकट बुकिंग नहीं कर सकते, फिर भी रेलवे में जिस तरह से अभी धांधली चल रही है, लोग परेशान हैं। तो इसमें अगर रेल हादसे होना ये अपने आप में एक सवाल खड़ा है, और दूसरे के साथ ये भी कि कैसे त्यौहार में जो लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो इस पर भी सवाल खड़ा है। और बार बार अगर रेलवे की बात करें तो वो यही दावा करता है कि हमारे रेल में सभी यात्री सुरक्षित हैं। हाँ, हमारे रेल में सभी यात्री सुरक्षित हैं, और हमारे इस देश के रेल मंत्री जो हैं वो रेल मंत्री हैं। ऐसा विपक्ष का कहना है। विपक्ष का कहना है ये कि हमारे देश के जो रेल मंत्री हैं वो रेल मंत्री हैं। लेकिन इस वक्त हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरे की घंटियां बजती दिख रही, क्योंकि राज्यसभा में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर कि इंडिया गठबंधन के सांसद पहुंचे हैं, और 70 से ज़्यादा सांसदों ने साइन भी किया है। इसको लेकर के हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें जो है इस पे चर्चा होगी, और उन्होंने जो है जितने भी वहाँ पे फ्लोर लीडर्स हैं उन सबको बुलाया है, और इसको लेकर के लेकिन अभी भी इंडिया ब्लॉक के जो भी लीडर्स हैं, जो भी पार्टियां उसमें, वो सब ये कह रही हैं कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे, अविश्वास प्रस्ताव, और इस पे हम चर्चा करेंगे। जिस हिसाब से इस देश में अभी संसद चल रही है, जिस तरह से बोला जाता है रहा है पहले से कि अपोजिशन को बोलने का वक्त कम दिया जाता है, अपोजिशन जब बोलती है तो उसके अगर कोई मुद्दा उठा रही है तो माइक ऑफ कर दिया जाता है शायद। और जिस तरह से हमने देखा कि मणिपुर वाले केस में जिस तरह से राहुल गांधी बोलते हैं लोकसभा में तो उनका माइक ऑफ कर दिया जाता है, उधर से अगर शोर होता है उनको चुप नहीं कराया जाता है, लेकिन अगर सत्ता पक्ष का कोई बंदा बोल रहा होता है और इधर से शोर हो रहा होता है विपक्ष की तरफ से तो उसको फ़ौरन चुप करवा दिया जाता है, उसको नोटिस दे दिया जाता है, उसको अल्टीमेटम दे दिया जाता है, उसको बाहर कर दिया जाता है। जिस हिसाब से हमने देखा कि 2024 के इलेक्शन से पहले जो एक पार्लियामेंट सेशन चला था उसमें कितने लोगों को बाहर किया गया था। उसके बाद फिर जब क्या बोलते टीएमसी के एक लीडर ने उनका एक उनकी क्या बोलते मिमिक्री की थी, तो उसके बारे में जगदीप धनखड़ साहब ने बहुत ज़्यादा अपने आप को किसान बताया था। लेकिन वही जब किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस देश की जो क्या बोलते एथलीट थी वो जब प्रोटेस्ट कर रही थी उस दौरान उन्होंने कुछ नहीं बोला था। तो कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ साहब भी अभी कटघरे में खड़े हो सकते हैं,
क्योंकि उनकी अध्यक्षता में ही बोला जा रहा है कि अपोजिशन लीडर्स जो हैं उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया जाता है, उनकी बातें कम सुनी जाती हैं। और जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले एक जो कि सांसद हैं उसके क्या बोलते हैं कांग्रेस पार्टी के, उनकी सीट के नीचे से नोटों की गड्डी बरामद हुई थी, उसके बारे में जब चर्चा चलती है तो वो कहते हैं इस पे तो चर्चा होनी चाहिए, लेकिन फिर उस पर कोई भी अभी तक जानकारी सामने नहीं आती है। लेकिन वो उस वक्त जो है बीजेपी के जितने भी बड़े लीडर्स हैं वो सारे राज्यसभा में मौजूद होते हैं, लेकिन जब किसी मुद्दे पर चर्चा होनी होती है जो कि बीजेपी के अगेंस्ट में जा रहा होता है, उस वक्त आप देख सकते हैं शायद कि उस साइड में जो कि सत्ता पक्ष वाला साइड है उसमें बहुत कम लोग बैठे होते हैं। देखिए, अभी जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हो रही है उसमें जो 70 सांसद हैं उन्होंने सिग्नेचर कर दिया है जी। वही कल देखा गया कैसे राज्यसभा संसद के अंदर काफ़ी हंगामा देखने को मिला। जो खरगे हैं उन्होंने जो स्पीकर हैं, जो माफ कीजिए सभापति हैं, उन पर कई तरह का आरोप लगाया। उन्होंने ये कहा कि आप जब हमारी बात होती है तो आप जो आप उधर पक्ष यानी एनडीए के जो सांसद उनकी तरफ अपने ध्यान आकर्षित करते हैं और आपका ध्यान खींचने के लिए मैंने ऐसी बातें की है और आप हमारी बातों को तवज्जो दें। ऐसे देखें कि संसद के अंदर कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे अडानी की बात कर ली जाए, संभल की बात कर ली जाए, तो जब इस तरह के मुद्दे सामने लाए जाते हैं तो बार बार संसद को स्थगित कर दिया जाता है। और यही वजह है कि राज्यसभा में जो सभापति जगदीप धनखड़ हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात की जा रही है। हालांकि आज देखा गया कि सुबह में राहुल गांधी की बैठक हुई और अगर सदन की बात करें तो देखा जा रहा है कि आज भी जो सदन है उसमें अडानी और सोरेश को लेकर लोकसभा में माफ कीजिएगा कि उसमें संसद में कई तरह के हंगामे आज भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हंगामे, क्योंकि राहुल गांधी की अगर बात करें या विपक्ष की बात करें वो लगातार संभल अडानी जैसे मुद्दों को सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सरकार का दावा ये है कि विपक्ष जानबूझकर जो ये सदन है उसको चलने नहीं दे रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा कि इस वक्त देश में चाहे वो जॉर्ज सोरस का मुद्दा हो या फिर अडानी का मुद्दा हो, एक क्या बोलते हैं, एक पक्ष ये कह रहा है कि सोरस पे जांच होनी चाहिए, वहीं दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि अडानी पे जांच होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब के बीच में आम जनता के जो मुद्दे हैं उनको भूला जा रहा है। वही अभी आपने जॉर्ज सोरस की बात की, उनका एक बयान सामने आया है जो कि पिछले साल जर्मनी में एक सम्मेलन हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं है और मोदी के तेजी से बड़ा नेता बनने की अहम वजह भारतीय मुसलमानों के साथ की गई हिंसा। तो उन्होंने जो यहाँ की प्रधानमंत्री मोदी पे सवाल खड़ा किया कि भारत तो एक लोकतांत्रिक देश है लेकिन यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो लोकतांत्रिक नहीं है और मोदी के जो इतनी बड़े नेता के ऊपर जो छवि बनी है उसकी असल एक वजह है यही कि भारतीय जो मुसलमानों के साथ की गई हिंसा है। तो उन्होंने ये कहा है और ये अभी जो जॉर्ज हैं उनको लेकर जो कांग्रेस है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और अब जो एनडीए है वो लगातार इन पे जांच की मांग कर रही है। बिल्कुल, जिस तरह से जॉर्ज सोरस को लेकर के मामला बीजेपी उठा रही है और बीजेपी लीडर्स का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी के जो दो लीडर्स हैं, चाहे वो क्या बोलते हैं ये हों हमारे इनकी माँ जो सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी, ये दोनों लोग जो हैं देशद्रोही, ऐसा बोला जा रहा है। बीजेपी लीडर हैं उन्होंने ऐसा बोला है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की एंट्री हो रही है। मुस्तफाबाद विधानसभा से ताहिर हुसैन को उम्मीदवार MIM बना सकती है। ताहिर हुसैन के परिवार की आज असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात हो सकती है। ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से टिकट मिल सकता है। जिस तरह से इस वक्त देश में आप देखें कि हर 2 महीने के बाद कहीं ना कहीं चुनाव होता है, उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन उन मुद्दों पे बात नहीं हो पाती है। उन मुद्दों पे बात होने के लिए जब भी चीज़ें उठती हैं तो संसद में कोई ऐसा मुद्दा उठा दिया जाता है जिस पे फिर वो चर्चाएं होनी बंद हो जाती हैं। लेकिन अभी जिस तरह से आप देखें कि दिल्ली में भी MIM जो है वो अपना क्या बोलते हैं जा रही है और दिल्ली में चुनाव लड़ना चाह रही है वो। अब यहाँ पे उनको टिकट दिया जाएगा ताहिर हुसैन को, और कितने लोगों को टिकट दिया जाएगा ये देखना काफ़ी अहम होगा। इसके बारे में और क्या जानकारी आपके पास? दिल्ली के अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहाँ पे अभी जो सूत्र के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो MIM है वो 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। और अभी आपने ताहिर हुसैन की बात की तो वहाँ पे आज औपचारिक रूप से शाम तक ऐलान हो सकता है और वहाँ पे इम्तियाज जो जलील हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ऐसा कहा जा रहा है कि जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें जो ये है ताहिर हुसैन है उनको टिकट दिया जाएगा। अगर ताहिर हुसैन की बात करें तो वो आम आदमी पार्टी से पार्षद थे, लेकिन जो
दिल्ली दंगे हुए थे उसमें उनका नाम सामने आया था। हालांकि अच्छी खबर ये रही कि अभी हाल ही के दिनों में दिल्ली उच्च न्यायालय से उनको राहत मिली थी। अदालत ने दिल्ली दंगों के सिलसिले में ताहिर हुसैन के खिलाफ एक प्राथमिकी रद्द कर दी थी। लेकिन देखा गया कैसे जब उनके ऊपर जब कोई एफआईआर हुई तो आम आदमी पार्टी ने भी पल्ला झाड़ लिया और साफ उनसे इंकार कर दिया। हालांकि अभी तथ्य नहीं मिले थे कि सच में वो आरोपी हैं कि नहीं है, लेकिन उनके सिर्फ गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया। लेकिन अभी विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसमें एमआईएम उनको टिकट देगी। और ताहिर हुसैन की बात करें तो उनके क्षेत्र में उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ मानी जाती है और एमआईएम उनके सहारे मुस्लिम जो वोटर है उनको खींचने की कोशिश करेगी। लेकिन आज शाम तक जो इम्तियाज़ जलील है वो औपचारिक रूप से ऐलान करेंगे कि क्या सच में उनको विधानसभा का टिकट दिया जाएगा और दिया जाएगा तो किस विधानसभा सीट पे वो चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना है 2025 में ही, बिहार का चुनाव होना है 2025 में, इनके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं जिस तरह से अभी हमने बोला कि एमआईएम जो है वो दिल्ली में भी चुनाव लड़ेगी, अब कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी इसको लेकर के अभी तस्वीरें साफ हो ही नहीं हैं। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि वहाँ पे जो चुनाव होगा उसके लिए कांग्रेस पार्टी भी तैयार है, बीजेपी भी तैयार है, आम आदमी पार्टी भी तैयार है और जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं चाहे वो किसी भी जगह से जाकर चुनाव लड़ें, सारी पार्टियां अपने लिए की ज़मीन तैयार कर रही हैं। तो जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर्स के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमैर को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।